नमस्कार दर्शकों, मैं अनुपमा लेकर हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम रूबरू, जिसमें हम मिलवाते हैं आपको आपके किसी भी प्रिय अभिनेता, अभिनेत्री या फिर राजनीतिज्ञों से, जो आपके लिए किसी न किसी मायने में आपके प्रिय, आपके प्रेरणा स्रोत या फिर मार्गदर्शक होते हैं। हम मिलवाते हैं उन्हें भी जिनके कंधों पर हमारे देश की, हमारे समाज की जिम्मेदारी होती है। वो कोई भी हो सकता है, कोई नेता, कोई अभिनेता या अधिकारी। तो अधिकारी और नेता से बाद में मिलते हैं। अभी मिलते हैं हमारे भोजपुरी सिनेमा के बहुत ही चॉकलेटी चेहरे से। जी हाँ, उनका नाम है विशाल त्रिपाठी जी। और दर्शकों, हम बता दें कि ये हमारे गोरखपुर में गोल घर में ही रहते थे और इनका बचपन यहीं पर बीता। तो बड़ी ही खुशनसीबी की बात है उन लोगों के लिए जिन्होंने इनके साथ बचपन बिताया। और आज ये जब भी गोलघर आते होंगे, उनके दर्शन हमारे जनता ज़रूर पाती होगी। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और हम बात करेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने इस फिल्मी करियर की शुरुआत की। तो आप बताएं विशाल जी कि ये करियर जो है आज हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को आकर्षित कर रहा है। आपने बचपन में क्या पहले से ही सोच रखा था कि आप अभिनेता ही बनेंगे? देखिए अनुपमा जी, सबसे पहले हम कुछ भी बताने से पहले सत्या टीवी और आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने घर, अपने ही दर्शक, अपने ही माता पिता के सामने मुझे आज कुछ कहने का मौका मिला। हम आभार व्यक्त करते हैं सत्या टीवी का, जिन्होंने मेरे मन में जितनी भी बातें हैं आज शायद मुझे इस मंच के द्वारा कहने का मौका मिले। जी सबसे पहले मुझे एक बार सवाल बताने की कृपया करेंगे, क्या पूछा आपने? जी, मैंने ये पूछा कि जैसे बचपन में हम लोग चोर सिपाही के खेल खेलते हैं, कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलता है, उसी समय कोई सपना, कोई एक बात हमारे जहन में कर जाती है, बड़ा होके मैं डॉक्टर बनूंगा, बड़ा होके मैं इंजीनियर बनूंगा, या फिर मुझे हीरोइन बनना है, मुझे मॉडल बनना है। तो ऐसे ही बचपन में क्या आपने सोच ही लिया था कि आपको अभिनेता बनना है? देखिए, बचपन में से मैंने कुछ सोचा नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि मुझे कुछ करना है। मेरा जो परिवार था मुझे शुरू से ये बताता था कि कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरे परिवार का या हमारे समाज में हमारे मान परिवार सम्मान का को कोई हानि कोई पहुंचे। ठेस पहुँचे। हालांकि मेरा जो सपना था वो शुरू से था कि हम अभिनय की दुनिया में कुछ करें। शुरू से ही मुझे मंच की तरफ बहुत हम आकर्षित होते थे। मुझे लगता था कि ये ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम कुछ ना कुछ कर सकते थे। इसके अलावा तो मुझे लगता था तो मैं तो कुछ क्या काम कर बहुत बड़े पाऊँगा। करियर के नाते आप अभिनेता बनना चाहते थे, या बचपन से एक्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करते थे और दोस्त कहा करते थे तुम बहुत अच्छे अभिनय करते हो इसलिए? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा जी कुछ नहीं है। सही बताएं तो मेरे जो परिवार में एक्टिंग और अभिनय, मंच, नाटक, ये सबसे तो बिल्कुल जैसे पूरा वो पश्चिम वाला मामला था। मेरे घर में तो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुझे ये सब करना है। मेरे घर में हमेशा से पढ़ाई को ही प्राथमिकता दी जाती थी, जो कि स्वाभाविक है। हर जी, माता पिता चाहता है कि उनका बेटा कुछ ऐसा करे पढ़ लिख के पढ़ाई के कुछ क्षेत्र बड़ा आदमी में। बने, जी, जी। नाम कमाए। कि जी वो आईएएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल ये है उन सभी माता पिता से, क्या सिर्फ आईएएस बन के, आईपीएस बन के ही सेवा की जा सकती देश की? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज मुझे और खुशी है कि हमारे देश में बहुत तेज़ी से इस लाइन में बदलाव आया है, इस क्षेत्र में बहुत बदलाव आया है। बल्कि मैंने देखा कि खुद अपने माता पिता और अपने बच्चों को लेकर गायन के क्षेत्र में, फैशन कंपटीशन वो के उनकी क्षेत्र रुचियों में। पे ज़्यादा ध्यान दे जी, रहे हैं। जी। अब ये सही बात है दर्शकों, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है हमारे समाज के लिए कि आजकल के माता पिता जागरूक हो गए हैं। पहले की तरह ये बोझ नहीं बच्चों के सर पे डालते कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है। आजकल धन्यवाद है उन माता पिता को, उन पेरेंट्स को कि जो अपने बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार अपनी जॉब सेलेक्ट करने देते हैं, अपनी पढ़ाई करने देते हैं। और मैं क्या आपके मम्मी पापा ने भी आपकी रुचि जान के आपको इस क्षेत्र में जाने दिया था? नहीं, नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माता पिता शुरू से ही मुझे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते थे। जी लेकिन मेरे मन में जो एक सपना था, एक लालसा थी, उसको मैंने दबने नहीं दिया। शुरू में मेरे माता पिता ज़रूर कुछ थोड़ा सा विरोध किए, लेकिन हम घर से भाग के, स्कूल से भाग के छुप छुप के नाटक किया करते थे। कभी ये होता था कि एग्ज़ाम है परसों, फिर भी आज परसों एग्ज़ाम है, आज हम जाके नाटक कर रहे हैं। तो मेरे माता पिता थोड़ा सा शुरू में डांटते रहे, विरोध करते रहे। अच्छा, बचपन में आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, किस स्कूल से? मैंने गोरखपुर से ही एनी रेलवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैंने इंटर तक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मैंने स्नातक गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैंने किया। जी
बहुत खुशनसीब है हमारा विश्वविद्यालय और एनी रेलवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ का मतलब इतना बढ़िया एक छात्र निकला हुआ है, आज हमारे बीच एक पहचान बन चुका है। आज आप अपने उन फ्रेंड्स से मिलते हैं, उन अध्यापकों से मिलते हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया, जो आपके साथ रहे इन जी दिनों जी। में। आज मुझे मिलते हैं उनसे तो मुझे इतनी खुशी होती है, खासकर मुझसे ज़्यादा तो वो लोग खुश होते हैं। उनके सामने तो ऐसा लगता है जैसे कोई वो विशाल नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा स्टार आ गया या कोई बहुत बड़ा चीज़ है, तो क्या बल्कि ये ऐसा हकीकत है, आप ऐसे ही उसे रिएक्ट करते हैं, या जी नहीं, जी आप नहीं। भी ये महसूस करते हैं कि आप कुछ दूसरे हो गए हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ऐसा सब कुछ जब वो मेरे सामने ऐसा रिएक्ट करते हैं तो मुझे काफ़ी असहज महसूस करते हैं कि जी। मेरे सामने मेरे गुरुजी रहे, मेरे माता पिता, मेरे बड़े भाई समान दोस्त, वो सब जब ऐसे रिएक्ट करते हैं तो बड़ा मतलब असहज महसूस करते हैं। सर, मैं सिर्फ जैसा विशाल था वैसे विशाल हूँ और हमेशा वैसे ही विशाल रहेंगे। बस ज़रूरत है कि माता पिता का आशीर्वाद मिले, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले, वो आशीर्वाद मुझे दें कि कभी भी मुझ में अहंकार, कभी भी मुझे घमंड ना आए मेरे अंदर। जी। बस यही आशीर्वाद मुझे चाहिए, यही आशीर्वाद हम आप लोगों से भी करेंगे। सबसे दुआ है मेरे दर्शकों से भी कि जहाँ मेरे अंदर घमंड आया उसी दिन हम ख़त्म हो जाएंगे। नहीं नहीं है, भगवान न करे कि आपके अंदर कभी भी घमंड आए और आप ख़त्म हो, क्योंकि हम आपको बहुत लंबे समय तक पर्दे पर देखना चाहते हैं, आपकी फिल्मों को देखना चाहते हैं। तो विशाल जी, ये बताइए कि अभिनय की दुनिया में प्रवेश करते समय आपको सबसे ज़्यादा मदद किसने की, मतलब किससे आपने प्रेरणा ली, किससे सीखा? बहुत कुछ सीखना पड़ता है इस क्षेत्र में। देखिए, जब मेरा स्कूली समय चल रहा था जी। उस समय हम, जैसे कि आपको बताया, मैंने छुप के हम नाटक किया करते थे। जी। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सुविधा मुझे मिली हो या मुझे बहुत सहारा उस समय मिला हो। मुझे शुरू में बहुत उपेक्षा का भी सामना करना पड़ा। मुझे बहुत उपेक्षा, किसने बेइज्जती। उपेक्षित किया आपको? नहीं, उपेक्षित मैं किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर अपनी नहीं, किसी को देखिए, हम शुरुआत में रोस्ट हम नहीं जब करना आगे चाहते बढ़ते हैं। हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारा साथ नहीं देते, जी, जी। या फिर उन्हें लगता है हम कुछ ऐसे ही फालतू काम कर रहे हैं। बाद में पता चलता है एक चमकता हुआ सितारा है ये। नहीं, नहीं, ये तो ठीक है, आपका बड़प्पन है, ये दर्शकों का बड़प्पन है कि वो मुझे उभरता हुआ बड़ा सितारा समझते हैं। मुझे किसी ने व्यक्तिगत वो नहीं किया, जैसा कि एक रहा शुरू से किसी को आगे बढ़ने ना देने की एक प्रवृत्ति हमारे जी। कुछ लोगों में चला आया। उन्होंने मुझे बहुत कोशिश किया। कुछ लोगों ने मौखिक मुझे परेशान करने की कोशिश की कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो जीवन में। छोड़िए, जाने दीजिए उनमें। हमेशा। जो कहते हैं लेकिन नकारात्मक आज लोगों को हम भूल ही जाए तो अच्छा है, लेकिन लेकिन सकारात्मक लोग होंगे नहीं, आपके नहीं, साथ बिल्कुल, कुछ, उनके नाम आप मैं बताएं। किसी को वो नहीं कह रहा हूँ, मैं नकारात्मक कुछ जी। नहीं कर रहा, लेकिन आज वही सब जिन लोगों ने मुझे इतना गले लगाया, मुझे इतना प्यार दिया, कदम कदम पे उन लोगों ने मेरी मदद की, सब लोगों ने मेरी मदद की। मुझे सबसे पहले इस लाइन में लाने के लिए मैंने सबसे पहले नाटक से शुरुआत की। जगदीश शराफ बिल्लू जी, जी यहाँ हाँ। गोरखपुर के जाने माने जी हाँ, एक नाम है। वो नृत्य में भी निपुण है और बिल्कुल, बिल्कुल। अभिनय में भी निपुण है। सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छे इंसान भी है वो हैं, जितने जी। अच्छे निपुण हैं सबसे अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने मुझे सहारा दिया, इस लाइन में मुझे 2 लाइन चलने सिखाया। इसके बाद मुझे शैलेश श्रीवास्तव जी के मार्फत मुझे मौका मिला। उन्होंने मुझे का कहा गा जो इसके शब्द हैं वो मुझे सिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया मुझे, बहुत सहारा मिला। उसके बाद जब एक बार मेरा नाटक शुरू हुआ तो उसके बाद फिर पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं मिला। जी, चलिए, उन सभी लोगों को काफ़ी धन्यवाद कि आपको मतलब इस मुकाम पे उन्होंने पहुंचाया। तो इस सब सीखने के पश्चात आपकी पहली फिल्म, जो कि भोजपुरी फिल्म ही होगी, तो वो पहली फिल्म कौन सी थी और किस सन में आपकी प्रदर्शित हुई फिल्म? देखिए, फ़िल्मों में आना, जब मैं मंच कर रहा था, नाटक कर रहा था, उस समय मैंने ये नहीं सोचा था कि एक झटके से मुझे फ़िल्म मिल जाएगी। जी। मैंने तो ये सोचा कि चलो ठीक है, 5, 6, 7 साल जितना हम मस सकते हैं मस है, अगर मुझे कभी स्कोप मिला, नहीं तो फिर मुझे ये था कि नाटक में ही मुझे कैरियर बनाना है। मैंने कभी सोचा नहीं मतलब था कि अभिनय को छोड़ना नहीं है। अभिनय को नहीं छोड़ना है। चलिए। ठीक है, अगर मुझे परिवार ने इजाज़त दिया तो हम बॉम्बे निकल जाएंगे, कुछ कर देंगे। लेकिन इत्तेफाक है, हम उन दिनों नाटक कर रहे थे, इसी बीच हमारी एक टीम आई, श्री मनोज वर्मा जी की एक टीम आई, फिल्म लेकर चलिया दिसवा की ओर। पूरी टीम मोहद्दीपुर के एक होटल में ठहरी हुई थी। सभी लोग मिलने जा रहे थे, मैं भी उनसे मिलने गया, लेकिन मुझे निराशा हाथ लगी। मुझे किसी ने वहाँ पे तवज्जो नहीं दिया, कोई मुझे ज़रा सा भी मुझे पूछ नहीं हो, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि चलो कल आना, परसों आना। बहुत निराश होकर हम लौट के आ रहे थे। अभी हम अपनी गाड़ी में बैठने ही जा रहे थे, तब तक मुझे श्री धर्मेंद्र कुमार पांडे जी मिले मुझे, और उन्होंने मुझे मेरा हाथ थाम के कहा चलो मैं तुमको मिलाता हूँ। उन्होंने मुझे इस फिल्म के हीरो निर्माता से मिलवाया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक रोल दिया। इत्तेफाक से वो रोल काफ़ी पसंद आया लोगों को। वो रोल नायक का था या खलनायक का?
नहीं, वो तो ना तो नायक का था ना खलनायक का था, सह खलनायक का था। सह खलनायक का खलनायक एक का। जी, खलनायक का एक दोस्त का था, बहुत ही छोटा कैरेक्टर था, 2 सीन का ही कैरेक्टर था। लेकिन वो सह खलनायक धीरे धीरे आगामी फिल्मों में खलनायक का रूप जी जी। रख लिया। सह खलनायक से मुझे खलनायक के भाई का मिला, फिर उसके बाद मेन खलनायक मिला, उसके बाद फिर नायक का मतलब मिला। पूरी तरह आप खलनायक बन गए थे जी जी। भोजपुरी सिनेमा के। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि जी। ये अच्छा बात है कि कम से कम मुझे हर चीज़ लेकिन में। आपको देख के लगता नहीं कि आप खलनायक की भूमिका निभाते होंगे? आपको तो देख के कोई भी एक्टर ही बनाना चाहेगा। नहीं नहीं, कई लोगों ने मुझे सवाल पूछा, मैं तो खुद ये सवाल पे मैं बहुत असहज हो जाते हैं, हम सोचते हैं क्या हम इसका जवाब दें। और हम भी इस मंच पे बच रहे थे कि आप ये सवाल मुझसे ना पूछेंगे, लेकिन शायद हम फंस गए इसमें भी। मेरे लिए अच्छा है कि मुझे हर रोल निभाने का मौका मिला, मुझे हर तरह का कैरेक्टर जीने का मौका मिला। मतलब पता चला कि नायक ही मिला, नायक ही मिला, बाद में मुझे कभी खलनायक का मिलता तो मैं क्या करता, मैं सोचता रहता। लेकिन अब तो मुझे नहीं, कोई भी लेकिन कैरेक्टर दे आपने दे। खलनायक की भूमिका मिलने के पश्चात भी पूरी तरह से न्याय किया आपने उस अभिनय के साथ। ये तो आप उस बताएंगी पात्र या के फिर साथ। दर्शक बताएंगे? नहीं ये नहीं, मैं हमारे क्या बताऊं? दर्शक पूरी तरह से, मतलब जिन्होंने भी आपकी फिल्में देखी काफ़ी प्रशंसा के द्वारा आपकी फिल्मों को प्रमोट किया, तभी तो आपकी फिल्में इतनी पॉपुलर हुई हैं। आपकी जो कुछ फिल्में हैं, ससुरा बड़ा पैसा वाला। विशाल जी, आपकी एक फिल्म आई थी दरोगा बाबू आई लव यू, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। उसमें आपका रोल जो था वो मनोज तिवारी जी के साथ आप दरोगा की भूमिका में थे, दोनों लोग दरोगा जी बने हुए थे। उसमें मनोज तिवारी जो कि भोजपुरी जगत के आज महानायक कहे जाते हैं और विदेशों में भी उनकी बड़ी धूम है, उस अभिनेता के साथ आपको काम करते हुए कैसा लगा? आपने क्या असहज महसूस नहीं किया? देखिए, मनोज तिवारी मृदुल जी महानायक है, ये सही बात है, लेकिन हम लोग जब उनके साथ काम करते हैं तो हम लोग के सामने कभी भी उन्होंने ये नहीं जताया कि वो महानायक हैं या सुपरस्टार हैं। उन्होंने यही जताया कि वो एक हम लोग की तरह ही कलाकार हैं, हम लोग एक भाई हैं। आपको पूरी तरह से उन्होंने कोऑपरेट किया। बिल्कुल कोऑपरेटिव। सही बताएं तो दरोगा बाबू आई लव यू मनोज तिवारी और सुधाकर पांडे जी की ही देन है। वो भी एक अचानक से ही, ये हम कहीं और नाटक कर रहे थे, मनोज तिवारी जी ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे मिर्ज़ापुर बुला के एक रोल दिया कि मेरे साथ तुमको दरोगा का, मेरे पूरी फिल्म में मुझे उनके साथ साए की तरह चिपके रहना था और मुझे उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे ज़्यादा है अनुशासन, काम, संतोष, ये सब कुछ उनसे सीखने को मिला। अभिनय के भी बहुत अच्छे गुण सीखे होंगे आपने। अभिनय की गुण सीखे, गाने के गुण सीखे, भोजपुरी के सीखे। अच्छा, तो आप गाते भी हैं? नहीं नहीं, मतलब बाथरूम सिंगर तो है ही, लेकिन वो तो हर कोई होता है। और अनुशासन सीखा मैंने, सब कुछ सीखा उनसे ज़्यादा। नहीं, हमारे पास कुछ आपके इंटरव्यूज़ हैं, जैसे कि आपने इंडिया न्यूज़ में आपने कई बार इंटरव्यू दिया है। उसमें आप बता रहे हैं कि आप बचपन में सिंगर बनना चाहते थे तो मुझे लगा कि आप, लगता है उनसे सिंगिंग के भी गुण सीख रहे हैं। देखिए, सिंगर भी बनना चाहते थे। सबसे पहले मैं सही बताऊं तो मैं बचपन से क्रिकेटर बनना चाहता था। पापा जी बनाना चाहते थे डॉक्टर, लेकिन बना मैं एक्टर। ये टर टर का जो हिसाब रहा ना, मुझे समझ नहीं आया ये क्या हुआ। यानी बचपन में मेढक का प्रभाव था आपके ऊपर और हर चीज़ में टर टर लगा हुआ था। जहाँ तक सिंगर की बात थी तो मैंने सोचा चलो क्रिकेटर नहीं तो सिंगर से कुछ बनना है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभिनेता या नेता, यही दो एक ऐसी लाइन है जिसमें आपको बहुत प्रसिद्धि मिलती है जी। और सही बताएं, जब से मैं एक्टर बने, कलाकार बने, सब लोगों ने, सभी वर्गों ने मुझे गले लगाया, हाथों हाथ लिया, बहुत सम्मान दिया, जबकि हम तो उस सम्मान के लायक थे ही नहीं, कभी कभी हम समझे ही नहीं। जी, तो जो आपकी फिल्म है दरोगा बाबू आई लव यू, उसमें कौन सा मतलब सीन है जो आपको सबसे अधिक अच्छा लगा? जी हाँ, जिसको करते हुए आपको बहुत मज़ा आया। जी जी, दरोगा बाबू आई लव यू को जैसे जिक्र आया तो मुझे एक सीन याद आता है जिस सीन को करने में कम से कम 12-13 टेक लेना पड़ा हम लोगों को। सिर्फ ये नहीं कि कोई गलती करती हुई या कोई, सिर्फ हम लोग वो सीन करते समय हंसी आ जाती थी, जबकि वो थोड़ा सा सीरियसली हुआ करता था। हम लोग जब भी, आज भी हम सोचते तो मुझे बड़ा अजीब सा, मतलब एक रोमांच कर जाता है, बहुत हंसी आती थी वो सीन। और जब मनोज तिवारी पहली बार आते हैं दरोगा बन के थाने में, तो उनका परिचय हमें कराना होता था। उनके जो 2 हवलदार हुआ करते थे, वो परिचय वो समझ नहीं पाते कि कौन आया है। ये सीन मेरा फेवरेट रहा, मुझे बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा सीन। आप चाहे तो हाँ बिल्कुल, तो दर्शकों आप हेलो, देखा, डिस्टर्ब मत करो, वहाँ बेंच में जाकर बैठा। अरे आयो ना, ज्यादा गर्मा मत। रिपोर्ट लिखावे के बाद तक काल आइया, मुंशी जी बाहर गेल बड़न। अरे अर्जुन सर, आप जाइए सर। रहुआ कब आई नहीं सर? रहुआ तो काल आवे वाला रही सर। अरे कल आई थी तो इतना शानदार स्वागत किसे देखती।
अरे बेवकूफो, ये अपन थाना के नया इंचार्ज बाटे अर्जुन सिंह सर। साहब नोचन खरोचन। अभी आप लोग बड़ा सुंदर सुंदर कुछ मंत्र बोलत नहीं जाना, बड़ा बसंती बसंती। बसंत नहीं है, हाँ। बसंत राग है। बसंत राग, बसंत राग। चुप। सामान लेके अंदर आओ जा फट से। खान साहब हमारे कमरा बाटे ना। हाँ सर। दर्शकों, अभी आपने देखा दरोगा बाबू आई लव यू का वो सीन जिसे करते हुए इन्होंने 12-13 टेक लिए और बहुत हंस रहे थे, लेकिन इतना सीरियस इन्होंने सीन दिया है, रियली काबिले तारीफ है ये अभिनय की दुनिया। अब ये आपका एक बहुत ही मज़ेदार सा गीत था इसी फिल्म में, बाटी और लिट्टी जी करके जी, कुछ। दरोगा बाबू का सबसे मशहूर गाना जो रहा जी। पूरे देश में बजा, बल्कि हम तो कहेंगे विदेश में भी ये बजा, लिट्टी बाटी। जी। लिट्टी चोखा पे गाना था, ये हमारे हाँ। भोजपुरी और हमारे गांव के सबसे फेवरेट ये डिश रहा है। हाँ, वो विदेशों तो में हमारे भी। खासतौर पे पूर्वांचल के लिए तो बाटी चोखा बहुत ही अहम जी, डिश जी। है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि हमारे शायद देश के रेस्टोरेंट में लिट्टी बाटी आपको कहीं मिले, लेकिन विदेशों में स्पेशली इसका एक डिश है और सारे रेस्टोरेंट में ये मिलता है। इंडियन काफी डिश, महंगा भी मिलता है। फेमस इंडियन डिश जी, जी, के तौर पे लिट्टी ही। चोखा। आपने अभी एक फिल्म निरहुआ जी के साथ भी की है, मनोज तिवारी जैसे बड़े नायक के साथ भी की है, और निरहुआ जी के साथ भी की है। वो एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, तो उनके साथ आपकी कौन सी फिल्म थी और उसको करते हुए आपको कैसा लगा? दिनेश जी के साथ मैंने एक फिल्म की थी कसम धरती मैया की, कसम धरती में जिसके निर्देशक थे अजय सिन्हा जी, जिन्होंने से पहले ससुरा बड़ा पैसा वाला बनाई, दुल्हनिया नाच नचाए बनाई, बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं, दुल्हनिया बहुत नाच अच्छे। नचाए में तो आप भी थे जी जी, मेन विलेन उसमें हम थे दुल्हनिया नाच नचाए में। मेन विलन कहते हुए भी गर्व की अनुभूति हो रही है। एक अभिनेता की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वे खलनायक के रूप में भी अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करता है, देखिए- क्योंकि उसे अपने अभिनय से मतलब होता है। अरमा जी, चाहे रोल एक सीन का भी हो, एक डायलॉग, एक लाइन का डायलॉग हो, मुझे कहते हुए बहुत गर्व महसूस है। मेरी 2-3 फिल्में शुरू की ऐसी थी जो मैंने बिल्कुल एक सीन या 2 डायलॉग बोले ही मैं सिर्फ बोले हैं, लेकिन उसको जब भी मैं ऐसा तो नहीं मैं इसको हटा दूंगा, नहीं नहीं, उसको बोलते तो हम ऐसे ही हैं जैसे लगता कि वो हीरो हम ही हैं। यही मेरे है, यही मैंने सीखा है, यही कॉन्फिडेंस नहीं होना आजकल चाहिए। तो फिल्मों में हम देख रहे हैं कि खलनायक ही असली नायक बन जा रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी स्टोरी खलनायक बेस्ड होती है। ये बताइए, जब नायक खलनायक बन सकता है तो खलनायक नायक नहीं बन सकता? ऑफकोर्स, आपने बिल्कुल सही बात कही। आजकल तो कब फिल्मों में नायक खलनायक बन जाता है और खलनायक नायक बन जाता है पता ही नहीं चलता। और मैंने सुना है आप भी खलनायक बनते बनते अब नायक भी बनने जा रहे हैं किसी फिल्म में। जी हाँ, अभी मेरी भोजपुरी की एक फिल्म आ रही है सांवरी, जी, जिसके निर्देशक हैं राजेश्वर मधुकर। इस फिल्म से मेरी पहली शुरुआत होगी एज अ मेन हीरो, नायक के तौर पे हमारे सांवरी। ये फिल्म अक्टूबर में रिलीज़ हो जाएगी। इसका शूटिंग का काम पूरी हो चुका है, सिर्फ 2 गाने और डबिंग बाकी हैं, जल्दी दर्शकों के समक्ष होगी ये। जी, वो उसका कोई आप संगीत बताएंगे कि जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? तो गाने को मत कहिएगा क्योंकि इसके जो बोल हैं वो शायद अभी मेरे को ज़ुबान पे चढ़ नहीं पाया है, हाँ, कोई बात नहीं। क्योंकि इसके गाने, इसके संगीत अगर मुझे याद नहीं हो तो इससे अच्छा, गाने से अच्छा है कि उसको हम ना गाएं। जिस दिन मैं उसको सुन लूँगा मैं उसको आपको बताऊँगा पूरा। चलिए, कोई बात नहीं। निरहुआ जी के साथ आपकी जो जी जी, फिल्म थी, दिनेश जी के साथ मैंने एक फिल्म की धरती थी मैया, कसम धरती मैया की। धरती मैया की। दिनेश जी के साथ काम करते हुए बहुत मज़ा आया। उनके साथ तो चलिए मनोज तिवारी जी के साथ काम किया तो उनके साथ थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट, एक भाव था, एक आदर था। दिनेश जी के साथ काम किया तो ऐसा लगा जैसे बस मेरा कोई छोटा भाई या मेरा कोई छोटा दोस्त, वो मुझे छोटा भाई समझे, मैं उनको छोटा भाई। बहुत हंसते खेलते, मुझे 20-25 दिन पता ही नहीं चला कि कब हम लोग की शूटिंग कंप्लीट हो गई। उनके बहुत साथ एंजॉय किया कोई हमने टीम में। ऐसा सीन या कोई ऐसा गीत जिसको करते हुए आपको बहुत अच्छा लगा? जी हाँ, एक सीन है जिसमें हम लोग होली के बाद हम एक हीरोइन के साथ बैठ के शाम को हम और मेरा एक बड़ा भाई है बैठ के अंगूर खिला रहे हैं। वो सीन करते समय मुझे जितनी दर्द हो रहा था, जितना मुझे मतलब एक शर्म जैसी फील हो रही थी कि पर्दे पे क्या लोग सोचेंगे कि ऐसा क्या है, और सामने जो दिनेश जी बैठे हुए थे वो मुझे इतना हंसा रहे थे, इतना मुस्कुरा रहे थे, ये करो वैसे करो ऐसे करो, मतलब इतने अजीब इशारे कर रहे थे कि हम लोग को वो बोलते समय हंसी आ जाए। तो मतलब फुल्ली हम लोग इन्जॉय किए। हम लोगों ने बॉम्बे में 25 दिन 30 दिन कैसे गुजारे गुजरात में कुछ नहीं समझ में आया, बहुत अच्छा लगा। तो हम अपने दर्शकों को वो सीन दिखाएं अंगूर हाँ, बिल्कुल, खिलाते मैं हुए। तो चाहूँगा कि मेरा देखें फेवरेट आप सीन है। ये जो शर्म आपको महसूस हो रही थी वो पर्दे पे दिखती है या नहीं? कसम धरती मैया का ये मेरा फेवरेट सीन है, मैं तो चाहूँगा जरूर से आप दिखाइए इसको। ओके, तो दर्शकों देखते हैं हम अपना ये
प्यारा सा सीन इस फिल्म का। अब हमर खा हटे ए सरकार लागता दोनों भाई के भांग के निशा चढ़ल बा। अभी करिया का हरियर का अंगूर इकट्ठे खियाए तो हमरा रिएक्शन न करी का। रिएक्शन? अब अंगूरो रिएक्शन करी? आई में हमार गलती बा। गलती? कैसा गलती सरकार? हम तोरा से कहले रहली न कि फगुआ के दिन आपन सखी झरेलिया के ले आइए। ए सरकार अब में हमार कौनो गलती नहीं खे। अब अगर दुकानें बंद हो गई तो हमार कौन दोस्त? तो मालूम है जोन काम हम दोनों भाई करीला इकट्ठे करीला। तो खियाई सरकार। और वैसे तो जनबे करेलू रानी के फगवा में मरद छुट्टा साड़ होता। बड़ा मई पहले हम खियाले ओकर बाद तू खियाइए। ठीक बा भैया। कैसन लागत है? और खाइबू? हाँ खियाई। विशाल जी, सचमुच आपका ये दृश्य तो ऐसा था कि अगर कोई भी इसे करता तो बहुत हंसी आती। और निर्वा जी अगर आपको हंसा रहे थे तो आप कैसे इस सीन को कर पाए, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे एक अभिनेता का यही गुण होता है कि वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को कहानी के मुताबिक और उस डायलॉग, उस संवाद के मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है। शायद इन्हीं गुणों के कारण आपको हमारे भोजपुरी जो कहते हैं भोजपुरी फिल्मी दुनिया, इसमें भोजपुरी साहित्य सम्मान आपको मिला, भोजपुरी नवरत्न पुरस्कार आपको दिया गया। आपको कैसा लगा जब आपको ये भोजपुरी नवरत्न पुरस्कार मिला? देखिए, भोजपुरी नवरत्न पुरस्कार मुझे मिला जब मुझे ये पहली बार मिला, मंच पे हम इसको लेने गए तो सच मानिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे हमें हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मिल रहा हो। हम फर्स्ट डिवीज़न आए और मुझे ऐसा लगा जब हाई स्कूल का हम फर्स्ट डिवीज़न आए थे और मुझे सर्टिफिकेट में लेने जाना था। मेहनत रंग लाई। मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे उस समय उस पुरस्कार को लेते समय मेरे आंसू निकल गए। इस पुरस्कार के लिए हम विशेषतः डॉक्टर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी जी का हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके प्रयास से, उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे ये पुरस्कार मिला जी। दूसरी बार मुझे इससे पहले भी एक पुरस्कार मिल चुका है। स्कूल के टाइम पे तो मुझे बहुत पुरस्कार मिले, लेकिन ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार था क्योंकि ये पुरस्कार उन लोगों के सामने दिया गया। महान विभूतियाँ बैठी हुई थी उस समय मेरे सामने, ऐसे ऐसे विभूतियाँ बैठी थी जिनके समक्ष हम उनके सामने बैठ के उनके नाटक देखा करते थे, उनसे हम कुछ सीखा करते थे। उनको देख देख के हम लोग बड़े हुए हैं। आज उनके समक्ष मुझे और उनके सामने अगर भोजपुरी नवरत्न सम्मान अगर आपको मिल रहा है तो निश्चित तौर पे उस वक्त जिस गर्व की अनुभूति या जिस खुशी की कल्पना की जा सकती है वो आप जितना महसूस कर सकते हैं उतना तो हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। आपको सोच लो, मेरा इस समय खुद रोना एकदम खड़ा हो गया है। उस समय मुझे कितनी खुशी हुई होगी और कितना, मैं तो उस समय बहुत रुआसा हो गया, तो बहुत हमने रोना जैसा दर्शक भी बहुत खुश हुए थे जो कि आपको बहुत पसंद करते हैं। ये सम्मान पाने के बाद वे आपको और भी ज़्यादा पसंद करने लगे थे। तो विशाल जी, ये बताइए कि आपने भोजपुरी नवरत्न सम्मान भी पाया और दर्शकों का प्यार भी पाया इस भोजपुरी सिनेमा जगत में, तो क्या आप आगे भी भोजपुरी सिनेमा में ही रहना चाहते हैं या फिर बॉलीवुड या हॉलीवुड में भी जाने के? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो हम अपने दर्शकों को बता दें, मेरी जो पहचान है जी, जाहिर सी बात है ये भोजपुरी से ही है। अगर भोजपुरी ना होती तो शायद आज भी हम कहीं किसी गली में क्रिकेट खेल रहे होते या कहीं पे बैठे हम बाबू बन गए होते, क्योंकि IAS IPS तो शायद मेरे नसीब में था नहीं। लेकिन जहाँ तक है भोजपुरी की देन है जो मुझे आज यहाँ तक पहुँचा, ये मुकाम मुझे हासिल किया। हाँ, भोजपुरी मुझे कभी छोड़ नहीं सकते। जहाँ तक बॉलीवुड की बात है, मुझे बॉलीवुड के 2 फिल्म के ऑफ़र मिले हुए हैं। एक हम फिल्म कर रहे हैं श्री KK सिंह जी की, जो बॉलीवुड के महान लेखक निर्देशक हैं। प्रेम रोग और श्री 420, बहुत फिल्म, राम तेरी गंगा मैली, क्रांतिवीर, तिरंगा, ये सब उन्होंने लिखी। उन्हीं की फिल्म हम कर रहे हैं जिसमें सलमान खान साहब हीरो हैं। वाह, बहुत अच्छे। सलमान जी के साथ भी आपको फिल्म करने का मौका मिल रहा है। जी जी। और फिलहाल और एक फिल्म हम और कर रहे हैं जिसकी शूटिंग मेरी अगले हफ्ते से शुरू हो रही है, ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़, इस फिल्म का ये नाम है, ब्रेकिंग न्यूज़। जिसके निर्माता और निर्देशक कौन है? इसके निर्माता निर्देशक हैं डॉक्टर आदिल खान जी। हमारे। तो इनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई? डॉक्टर आदिल खान जी, उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू पढ़ा था, एक न्यूज़ मैगज़ीन में उन्होंने पढ़ा था, और बाद में उन्होंने मेरे किसी परिचय से मेरा नंबर लिया,
बाद में उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट सुना इस फिल्म का, मुझे अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, कुल मिला के मैंने साइन कर ली फिल्म। चलिए, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप बॉलीवुड में भी इसी तरह से फेमस हो, क्योंकि हाँ भोजपुरी सिनेमा में तो आपको दर्शकों ने बहुत पसंद किया है और हमें आशा है कि हिंदी फिल्मों में भी आपको ऐसे ही पसंद किया जाएगा। अब आप चलते चलते हमें ये बताइए कि दर्शकों को बहुत उम्मीदें होती हैं अपने अभिनेता से, अपने अभिनेत्री से, उन पे बहुत सी छाप पड़ती है आपके फिल्मों की, तो आपकी भी जिम्मेदारी, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप कुछ ऐसी फिल्में बनाएं जिससे हमारे समाज को एक नई दिशा मिल सके, एक सकारात्मक सोच विकसित हो सके हमारे समाज में। इस दिशा में आप क्या प्रयास करना चाहेंगे या फिर नहीं? नहीं बिल्कुल, कि या फिर पूरी तरह से आप अपने निर्माता और निर्देशकों पर ही डिपेंड रहना चाहेंगे? देखिए ऐसा नहीं है, मैं आपको एक बात बता दूँ अनुपमा जी कि हर इंसान शुरुआत जब करता है तो वो इस स्थिति में नहीं होता है कि वो अपनी शर्तें ला सके जी। उसको ये नहीं पता होता है कि वो जो चाहता है वो नहीं कर सकता है। उसको पूरी तरह से निर्देशक निर्माता के शर्तों पे काम करना पड़ता है। पहचान बनाने के लिए सबसे पहले वो कोशिश करता है कि हम अपने आप को स्टैंड कर लें, फिर हम अपने आप को जब स्टैंड होंगे फिर हम अपने शर्तों पे या जो हम चाहते हैं वो काम करा सकें। इसलिए लेकिन मेरी कोशिश रहेगी जिस दिन हम अपने आप को स्थापित कर लेंगे, जिस दिन हमको लगेगा कि हम ऐसी फिल्म बना सकते हैं जो दर्शकों के सामने दिखाई जा सके या दर्शक उसको पसंद करें, तो मैं पूरा प्रयास करूँगा इस फिल्म के लिए। जी बहुत अच्छा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने आप को जल्द ही स्टैंड कर लीजिए और इस दिशा में बहुत अच्छे प्रयास कीजिए। एक बहुत ही प्रमुख सवाल है आपका जो कि हमारे आम जनमानस में हमेशा रहता है। हमारी भोजपुरी जो फिल्में हैं वो इसलिए भी एक वर्ग ऐसा है जो उसे देखने से परहेज़ करता है अश्लीलता की वजह से, तो कुछ ज़्यादा ही स्थान दे दिया जाता है कुछ फिल्मों में। तो आपको क्या लगता है, क्या ये अश्लील दृश्य होने ज़रूरी हैं फिल्मों के चलने के लिए? देखिए ऐसा है ना, अश्लीलता से हो सके जहाँ तक यथासंभव हो हमें दूरी बनानी चाहिए जी। लेकिन मैं दूसरा पक्ष भी कहना चाहूँगा कि ये आपके देखने के ऊपर है। जिस कलर का आप चश्मा लगाएंगे, जिस रंग का चश्मा लगाएंगे वही आपको दिखाई देगा। देखिए पूरी ठीक है ना, जहाँ तक और अश्लीलता से हमें दूर तो रहना चाहिए, लेकिन जहाँ तक हो गारी मुजरा आज भी हमारे गांव में ये परंपरा है, इसको आप या तो डाल सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन सिर्फ भोजपुरी क्यों, अगर आज भोजपुरी पे उठता है तो सिर्फ भोजपुरी को कहते हैं कि अश्लील, क्या हिंदी फिल्में नहीं है? जी वही बात है कि हिंदी फिल्में इससे ज़्यादा है, सिर्फ ये है कि चलिए वो, तो अगर हिंदी फिल्में से ज़्यादा है मतलब ये कि अगर हमारे ऊपर किसी ने आरोप लगाया तो हम ये कहते हैं हम ही नहीं, अपराधी तो वो भी हैं, तो पहले उन पे ध्यान क्यों नहीं, हम पे क्यों? तो क्या इसी तरह से तू मैं और आरोप प्रत्यारोप के बीच ये अश्लीलता या फिर वो जो नकारात्मक चीज़ें फिल्मों से निकल रही हैं वो बनती रहेंगी, उसे कोई भी समाप्त नहीं करेगा? नहीं ये सब ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि इसको परहेज करना ही पड़ेगा। जी। कितना दिन, आज भी कोई परिवार, मैं सच बताऊं, आज भी कोई परिवार भोजपुरी फिल्म को देखने से एक बार डरता है। ये मैं खुद डरती हूँ। ये सही, आप इस बात को मानती हैं? जी। ऐसा नहीं कि सभी भोजपुरी फिल्में ऐसे बन रही हैं, आज अब तो भोजपुरी फिल्में अच्छी बनने लगी हैं, परिवार जा भी रहा है। अब तो हम लोग कोशिश करेंगे मल्टीप्लेक्स तक लाने के लिए। लेकिन हाँ, जहाँ तक है आपकी बात सही है, अश्लीलता को हम लोग तो थोड़ा सा हम लोग को उसमें सतर्क करना पड़ेगा। हमारे दर्शकों को बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से, क्योंकि वे जो कहते हैं भोजपुरी जो है, भोजपुरिया माटी से दिल से निकलने वाली एक चीज़ें होनी चाहिए भोजपुरी फिल्मों में। और इसीलिए हमारा जो कि बिहार या उत्तर प्रदेश या इस तरह के जो क्षेत्र है वहाँ पे भोजपुरी फिल्मों को काफ़ी पसंद किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि गांव के लोग अपनी भाषा में अपनी संस्कृति को देखने के लिए हमेशा सिनेमा की ओर अब आगे बढ़ते आ रहे हैं। कुछ नहीं तो आजकल सीडी और डीवीडी उपलब्ध है हर जगह, तो वो उस पर भी देख रहे हैं। तो उनको बहुत उम्मीदें हैं आपसे। देखिए आप सभी को नहीं ऐसा कह सकते कि सभी लोग ऐसी फिल्म बनाते हैं। नहीं, मैंने सभी को नहीं कहा, मैंने कहा कि जो बनाते हैं। हमारे कई ऐसे निर्देशक अजय सिन्हा जी हैं, सुधाकर पांडे जी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो फिल्म परिवार भर को ही देख के बनाते हैं। अब 2-3 लोग ऐसे जो बना देते हैं जिनको ये होता है कि चलो कुछ भी बना दो, भोजपुरी के नाम पे कुछ भी बना दे, तो उनकी गलती से आप सबको तो नहीं दे सकते। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, जब दिन है तो रात भी है। आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या देखते हैं। नहीं तो ये तो फिल्में देखने के बाद ही पता चलता है ना कि हम कौन सी फिल्में देख सकते हैं, कुछ नहीं। तो इसीलिए इस दिशा में हम चाहेंगे कि हमारे सभी अभिनेता और अभिनेत्री और सभी निर्माता और निर्देशक जो कि भोजपुरी सिनेमा बना रहे हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जिन लोगों के बीच जुड़े हुए हैं उनके बीच पूरा प्यार और सम्मान पाएँ, और जो कि आपको मिल भी रहा है। और ऐसा लगातार होता रहे। हमारे भोजपुरी साहित्य में या फिर भोजपुरी सिनेमा में आप लोगों का जो स्थान है, जो आप लोगों की पहचान है, वो हमेशा सम्मानजनक हो
और आप निरंतर आगे बढ़ते जाएं, न केवल भोजपुरी सिनेमा में बल्कि हिंदी जगत में भी आपका एक नाम हो, हमारे दर्शकों का प्यार मिले। एक मिनट मैं किसी का और का तो नहीं, लेकिन ये अपने से वादा करते हैं कि मेरे से जहाँ तक संभव होगा हम ऐसी कोई फिल्में नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी वो नहीं करेंगे जिससे मुझे अपने परिवार के साथ बैठ के देखने में असहज महसूस हो। और मेरी कोशिश रहेगी कि मुझे अच्छी से अच्छी फिल्में हम बना सकें, ये मेरा वादा है दर्शकों। हमारा कोई मार्गदर्शक होता है, कोई प्रेरणा स्रोत होता है, और जब हम सफलता के मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो उस वक्त दिल से किसी न किसी के प्रति आभार जरूर व्यक्त होता है। तो आप अपनी इस सफलता के लिए किसे आभार देना चाहेंगे? देखिए, मुझे आज शहर में 4 लोग भी जानते हैं, इस इंडस्ट्री में 4 लोग भी जानते हैं, जिसमें बहुत लोगों का योगदान है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सभी, लेकिन इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जिनका नाम मुझे लेना मुझे अपना सौभाग्य हम समझते हैं। और अगर आज हम उनका नाम नहीं लेंगे तो शायद ये मेरे से बड़ा एहसान फरमोश शायद इस दुनिया में कोई होगा। मैंने आपको जैसे भी बताया, श्री धर्मेंद्र कुमार पांडे जी, श्री शैलेश श्रीवास्तव जी के अलावा मेरे 2-3 नाम ऐसे हैं जिनका मेरे जीवन के एक सांस में बहुत बड़ा मेरा एहसान है, बहुत बड़ा कर्ज है। श्री बच्चू लाल जी पहला नाम एक है, जो गोरखपुर दूरदर्शन में इस समय एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। श्री हसन रिजवी जी, नाटकों के बहुत बड़े नाम, उनका नाम लिया जाता है। श्री देवव्रत तिवारी जी, ये 3-4 नाम ऐसे हैं जिनको मैं कभी नहीं भूल सकते। बाकी जगदीश राव बिल्लू जी का मैंने नाम लिया ही हुआ आपका। इन लोगों का जब भी मैं कहीं भी रहूं, यहाँ रहें, विदेश में रहें, स्वर्ग में भी रहें, इन लोगों का एहसान कभी नहीं भूल सकते। चलिए, ऐसे लोगों को एक चीज़ मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, विशाल त्रिपाठी बनना बहुत आसान है, लेकिन ये लोग धर्मेंद्र पांडे जी, बच्चू लाल बनना बहुत मुश्किल है, शैलेश श्रीवास्तव जी बनना बहुत मुश्किल है। छत पे पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन सीढ़ियों को याद रखना बहुत मुश्किल है। अगर आपने उन सीढ़ियों को याद रखा है, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर लोग छत पे चढ़ने के बाद भूल जाते हैं कि हमने किस सीढ़ी पे कैसे पाँव रखा। अनुपमा जी, एक बात और, गली गली में विशाल त्रिपाठी घूम रहे हैं, गली गली में घूम रहे हैं, बस उनको एक सहारा देने वाला चाहिए। एक धर्मेंद्र पांडे जी चाहिए, एक बच्चू लाल जी चाहिए, एक शैलेश श्रीवास्तव और एक बिल्लू चाहिए, एक शैलेंद्र मणि त्रिपाठी जी चाहिए। चलिए, तो उन गली गली में घूमने वाली प्रतिभाओं को ये सभी लोग मिलेंगे, ऐसी आशा है हमारे समाज से, हमारे दर्शकों से। चलिए, अगर आपका ये वादा है तो हम आशा करते हैं आप अपना वादा जरूर निभाएंगे। और चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए 2 शब्द कहिए। आपने बहुत अच्छा एक वादा किया है उनसे, कुछ और भी कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? बस हम अपने दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि मेरे साथ जो कुछ हुआ, मैंने कभी भविष्य की कोई योजना नहीं बनाई, बस ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया, सब कुछ अच्छा होता गया। बस जो भी करिए, कोई भी काम करिए, जरूरी नहीं कि इसी लाइन में करिए, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसी भी लाइन में कुछ भी, सिर्फ ईमानदारी होनी चाहिए। चलिए, तो दर्शकों, आपने देखा कि विशाल त्रिपाठी जी, जो कि भोजपुरी सिनेमा के एक चॉकलेटी खलनायक के रूप में फेमस हो रहे हैं और उनको दर्शकों का प्यार भी मिल रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारी शुभकामनाएं उनके साथ रहें और जो वादा उन्होंने हमसे किया है, हमें उस पर भी पूरी निगरानी रखनी होगी कि वे अपना वादा निभा रहे हैं या नहीं। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अभी हम लेते हैं अपने इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। नमस्कार।